हेलो अचीवर्स, दिस इज यश एंड वेलकम बैक टू सिटी पॉइंट। सो अब तक हमारी ऑलमोस्ट सभी प्रिपरेशन हो गई है। ठीक है, हमने सिंपल प्रिपरेशन, कंपाउंड प्रिपरेशन और डबल प्रिपरेशन और फ्रेज प्रिपरेशन, पार्टिसिपल प्रिपरेशन कर ली है ना। अब सब कुछ कंप्लीट हो गया है प्रिपरेशन में, तो अब क्या बाकी है? अब एक चीज बाकी है जो सभी प्रिपरेशन पढ़ने के बाद आ सकती है, दैट इज कंफ्यूजन ना। तो कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई कौन सी प्रिपरेशन में क्या कॉमननेस है और कौन सी प्रिपरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई हैव टेकन अ लेक्चर और आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर टुडे एंड दैट इज कंफ्यूजिंग प्रिपरेशंस। तो आज हम डिफरेंस देखेंगे किसी दो प्रिपरेशन के बीच में या दो से ज्यादा प्रिपरेशन के बीच में क्या डिफरेंस हो सकते हैं एंड क्या उनमें कॉमननेस है व्हाइल अप्लाइंग देम, है ना, इन द और व्हाइल यूजिंग देम इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब बातें करने से कुछ नहीं होगा, सीधा अब डायरेक्टली हम बात करेंगे कि वो कौन सी प्रपोजिशन है या नंबर ऑफ प्रपोजिशंस है जिसमें कंफ्यूजन हो सकती है ना। चलिए, अब देखते हैं क्या बात कर रहा हूँ मैं, किस बारे में बात कर रहा हूँ। कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन की हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद वी आर गोइंग टू गो अहेड। तो कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस होता क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं, बस इंस्ट्रक्शन है कि भाई देयर आर सम verbs या preposition, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दैट आर ऑफन मिसअंडरस्टूड विद वन अनदर। मतलब कुछ preposition जो मैंने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया है कि भाई होती हैं, जिसमें जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई व्हाइल अप्लाइंग देम आपको इश्यू आ सकता है इस बात का कि कौन सी preposition यूज करनी चाहिए, बिकॉज दोनों ही एक पर्टिकुलर फैक्टर के लिए यूज होती है। लाइक टाइम के लिए बात करता हूँ, तो आपको पता है टाइम के लिए आपका ऑन भी यूज़ होता है, एट भी यूज़ होता है, इन भी यूज़ होता है। तो डिफरेंस क्या है? ऐसा नहीं है कि टाइम के लिए तीनों ही सेम सेंटेंस सेम यूज़ होगा तीनों का, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों का अलग-अलग यूज़ेज़ है, बेशक वो टाइम के लिए यूज़ हो रहा हो। कैसे यूज़ होगा, कैसे नहीं होगा, वो हम देखते हैं, ठीक है? तो ये है आपकी कन्फ्यूजिंग preposition. The clarity in the use of these prepositions are necessary to apply them in grammar with their exact rules in grammar. ठीक है, वही मैंने आपको बता दिया। क्लैरिटी होनी जरूरी है बिकॉज उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, है ना। तो आज का सेशन हो सकता है लंबा हो, बट डू नॉट हैव टू हैव बर्डन। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है, सीरियस एनफ हो आप, तो लो लेक्चर पूरा, नहीं तो यू कैन लीव, है ना। नोबडी इज फोर्सिंग यू टू अटेंड द होल लेक्चर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस में ही। तो सबसे हम पहले बात करेंगे, ऐसे में ना सबका पेयरिंग बना रखी है, कौन सी प्रपोजिशन में क्या क्या इशू आ सकता है व्हाइल यूजिंग देम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन और इनटू। ठीक है, दोनों पता है कि आपको दोनों क्या कॉमन कॉमन है, दोनों की कॉमन यूज है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। वैसे थोड़ा बहुत मैंने डिफरेंस जो है आपको जब भी करवा दिया था, जब मैं इनको एज अ पर्टिकुलर इनके बारे में लेक्चर ले रहा था, है ना। पर्टिकुलर प्रपोजिशन के लिए मैं कंसेप्ट समझा रहा था, तब भी डिफरेंस बताया था। बट आज का जो सेशन है वो केवल डिफरेंसेस के ऊपर है और कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? इन इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तब इनका यूज करेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ बोल रहा हूँ मैं, अंदर की तरफ मतलब अगर मैं रूम में हूँ तो मैं रेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए हूँ, तभी मैं इनका यूज करूंगा। आई एम इन द रूम, आई एम इन द स्टूडियो, है ना। तो इनका यूज करूंगा इफ आई एम एट रेस्ट। ठीक है, और अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूँ, सिंपल भाषा में बताऊंगा, ज्यादा लेक्चर को लंबा नहीं करूंगा। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझाऊंगा जो भी मेरा मोटिव है आज का। और इनटू क्यों यूज होता है? इनटू यूज होता है जब बाहर से अंदर की तरफ आते हो, बाहर खुले स्पेस से एनक्लोज स्पेस में आते हो, व्हेन यू इंडिकेट अ मोशन व्हाइल एंटरिंग। ठीक है, इन द एनक्लोज्ड स्पेस, तो किसका यूज करोगे? इनटू का यूज करोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप अंदर हो, एनक्लोज्ड स्पेस में हो, बंद जगह पे हो, रेस्ट की पोजीशन पे हो तो इन, और अगर बाहर से अंदर आ रहे हो, ठीक है, वो एनक्लोज जगह पे आ रहे हो, ठीक है, वो बंद है चारों तरफ से, तो किसका यूज करोगे? इनटू का। ठीक है, ही इज शॉपिंग इन द मार्केट। ठीक है, वो मार्केट में शॉपिंग कर रहा है। ठीक है, द स्नेक क्राउल्ड इनटू द होल। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि भाई स्नेक रेंगते हुए कहाँ चला गया? होल में चला गया। होल क्या है? एनक्लोज्ड स्पेस है। ठीक है, होल क्या होता है? बंद जगह होती है। तो बंद जगह के अंदर जाने के लिए किसका यूज हुआ? इनटू का। और मैं मार्केट में हूँ, उसके लिए किसका यूज हुआ? इनका। यही डिफरेंस है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना बिकॉज अभी बहुत सारी पेयरिंग्स हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन दूर करनी है। तो इन और इनटू आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अब है आपका ऑन और अपॉन। देखने में ऑलमोस्ट सेम लगती है, लेकिन डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। ऑन डिनोट्स पोजीशन, वही है, ऑन पोजीशन दिखाएगा किस पे? रेस्ट पे। ठीक है, मतलब मोशनलेस पोजीशन। और अपॉन क्या दिखाएगा? मूवमेंट। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यही है जो इन और इनटू में है। ठीक है, द माउस इज ऑन द टेबल। माउस जो है टेबल के ऊपर है, मोशनलेस है, मोशन में नहीं है, रेस्ट पे है, तो ऑन का यूज करेंगे। द माउस पाउंस्ड, सॉरी, द माउस पाउंस्ड, सही तो बोला था मैंने तभी, हाँ, द माउस पाउंस्ड ओवर, सॉरी, अपॉन द पीस ऑफ चीज।
ठीक है, एक और बार पढ़ देता हूँ। द माउस पाउंस्ड अपॉन द पीस ऑफ चीज, कि भाई जो माउस है वो पनीर के टुकड़े के ऊपर कूद गया। ठीक है, पनीर के ऊपर टुकड़े के ऊपर कूद गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या इंडिकेशन हो रहा है? मूवमेंट। जो माउस है, चूहे का मूवमेंट है यहाँ से वहां। ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज करा? अपॉन का। इसके लिए ऑन टू भी यूज कर सकते हैं, आई टोल्ड यू। मैंने आपको बताया था, जब एक ही जगह पे कूदने की बात होती है तो ओवर का यूज करते हैं। जब एक जगह से दूसरे जगह जाने की बात करते हैं तो किसका यूज करते हैं? अपॉन का यूज करते हैं। जब ऊपर से नीचे की आने की बात होती है तो किसका यूज करते हैं? ऑन टू का यूज करते हैं। तो छोटे छोटे डिफरेंस है, प्लीज अंडरस्टैंड देम। ठीक है, ऑन और अपॉन भी अब तक क्लियर हो गया है ना? ऑन रेस्ट पे लिए, रेस्ट के लिए, पोजीशन ऑफ रेस्ट। और आपका अपॉन क्या हो गया? मूवमेंट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ऑन टू एंड इन टू, दोनों में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। ठीक है, इनटू इंडिकेट्स डायरेक्शन। इनटू डायरेक्शन बताता है कि भाई यहां से आप एनक्लोज स्पेस में चले गए हो, ये हो गया डायरेक्शन। ठीक है, एंड मोशन इनसाइड, है ना? डायरेक्शन एंड मोशन, बाहर से अंदर की तरफ जाने के लिए किसका यूज करोगे? इनटू का। एंड ऑल्सो दैट एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, और कभी कभार ये भी बताता है कि एक्शन टेक प्लेस हो रहा है। हम केवल वही यूज के बारे में बात करेंगे जो कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे यूजेस है पर्टिकुलर प्रपोजिशन के, वो हमने सेपरेट लेक्चर में देख लिए हैं, है ना? बट हाँ, आज के सेशन में केवल वही बात करेंगे जो कंफ्यूजन है दो प्रपोजिशंस के बीच में। ऑन टू इज यूज टू एक्सप्रेस मूवमेंट ऑन अ सरफेस। ऑन टू भी मूवमेंट दिखाता है, इनटू भी मूवमेंट दिखाता है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। इनटू भी मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन इनटू दिखा रहा है बाहर से अंदर की तरफ जाने के लिए। ऑन टू भी मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन एक सरफेस के ऊपर, ऊपर से नीचे आने के लिए। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे आने के लिए जो मूवमेंट होता है वो ऑन टू का यूज करते हैं उसके लिए। एंड इज यूज विद द वर्ब दैट डिनोट्स मूवमेंट। वो तो है ही, सिंपल सी बात है। जैसे द प्लेन ग्लाइडेड ऑन टू द रनवे। प्लेन जो है ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने के लिए जो मूवमेंट हो रही है उसके लिए किसका यूज करोगे? ऑन टू का। ही सडनली केम इनटू माय रूम। अब ये क्या कह रहा है? वो जल्द ही या सडनली, अचानक मेरे रूम में आ गया। अब यहाँ पे किसका यूज हुआ? इनटू का यूज हुआ। क्यों? क्योंकि बाहर से रूम में आया। रूम के एक तरह के एनक्लोज्ड स्पेस है, तो बाहर से अंदर आने के लिए इनटू। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। आगे बढ़े, चलिए। अब है टू एंड पास्ट। टू एंड पास्ट, ये किसके लिए यूज होता है? टाइम के लिए यूज होता है। जैसे बोथ आर यूज टू इंडिकेट टाइम एज फॉलोज। ठीक है, टाइम के लिए यूज होता है। आपको मैंने बताया था, हम और बाकी यूजेस के बारे में बात नहीं करेंगे। टू और बाकी भी चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, बाकी यूजेस हैं टू के, लेकिन हम टू का केवल वो यूज देख रहे हैं जो पास्ट से रिलेट करता है ना? जो पास्ट प्रपोजिशन है उसके साथ रिलेट करता है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमननेस है? दोनों टाइम के लिए यूज होते हैं, टू भी और पास्ट भी। लेकिन कैसे? द टाइम बाय द क्लॉक इज 8 to 5, द टाइम इज 4:52। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टाइम लिख रखा है। जो टाइम डिनोट होता है प्रेपोजिशन टू के थ्रू, वो कैसे होता है? इस वाले सेंटेंस में द टाइम बाय द क्लॉक, जो टाइम के अनुसार, सॉरी, जो क्लॉक के अनुसार टाइम है, जो क्लॉक के अनुसार टाइम है वो क्या हो रहा है? 8 to 5 हो रहा है। 8 to 5 का मतलब क्या हो गया? जो है टाइम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। द टाइम बाय द क्लॉक इज 8 to 5 का मतलब क्या हो गया? कि भाई 5 बजने में 8 मिनट है। यानी कि इसको कैसे लिखा जाएगा? 4:52, है ना? तो इस तरीके से टाइम का यूज करोगे प्रेपोजिशन टू का। प्रेपोजिशन टू क्या बताती है? वो टाइम बताती है जो बजने वाला है। ठीक है, जो होने वाला है ना? जो स्ट्राइक होने वाला है। लेकिन जो प्रेपोजिशन पास्ट है, वो उस टाइम को इंडिकेट करेगा जो हो चुका है। जैसे इट इज 15 past 7, इसका मतलब क्या हो गया? कि 7:15 हो गए हैं। 7:15 हो गए हैं। तो देखो, टू प्रेपोजिशन और पास्ट प्रेपोजिशन दोनों ही टाइम के लिए यूज होंगे, लेकिन टू का अलग तरीका है टाइम को के साथ आने का, है ना? और पास्ट का अलग तरीका है टाइम को डिनोट करने का। ठीक है, तो टू कैसे यूज करता है? टू हम प्रेपोजिशन कब यूज करेंगे? जब टाइम होने वाला हो, है ना? मिनट से पहले, इस तरीके से। और पास्ट यानी कि पास्ट मतलब वही है, पास्ट हो गया है ना? हो गया है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज करोगे दोनों प्रेपोजिशन को फॉर द टाइम। दोनों में डिफरेंस होता है, सेम नहीं है। अब टू और पास्ट भी हो गया, आगे बढ़ेंगे। अंडर एंड बिलो। अंडर एंड बिलो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, मैंने आपको डिफरेंस समझाया था अंडर और बिलो में क्या होता है डिफरेंस। एक बार और देख लेते हैं। अंडर इज यूज टू रेफर टू द पोजीशन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था उस दिन भी, कि हम हमेशा द कैट इज अंडर द टेबल क्यों बोलते हैं, हम ऐसे क्यों नहीं बोलते द कैट इज बिलो द टेबल। मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब आप कोई दो एंटिटी है, दोनों के बीच में आप क्या कर रहे हो? कंपैरिजन कर रहे हो हाइट के लिए। ठीक है, तो जो ए है वो बी के नीचे है। अगर ए ग्राउंड से टच है तो किसका यूज करोगे? ए इज अंडर बी। अगर ए ग्राउंड से टच नहीं है तो क्या बोलोगे? ए इज बिलो बी, इस तरीके से, है ना? तो अंडर इज यूज टू रेफर टू द पोजीशन ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड की पोजीशन के लिए, ग्राउंड की पोजीशन के लिए अंडर, बिलो नहीं आता है ग्राउंड की पोजीशन के लिए। लोअर देन,
अंडर के और भी मतलब होते हैं, लोअर देन, जैसे आई एम अंडर 30, मैं 30 से कम का हूँ, ठीक है, और कवर्ड बाय समथिंग एल्स, जैसे द वेस्ट इज अंडर जैकेट या द शर्ट इज अंडर जैकेट। मतलब जब कोई एंटिटी किसी दूसरे एंटिटी या कोई जब कोई भी कपड़ा दूसरे कपड़े से कवर हो तब भी अंडर का यूज करते हैं, बिलो का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे द शर्ट इज अंडर द जैकेट, इस तरीके से। लेकिन जो बिलो है वो कैसे यूज होता है, लोअर देन समथिंग एल्स बट नॉट अबव ग्राउंड, बट अबव ग्राउंड मतलब मैंने आपको पहले ही बताया जो अंडर है वो ग्राउंड से टच होने के लिए, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए आता है, और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो किसी से नीचे है और वो ग्राउंड से टच नहीं है तो बिलो का यूज करेंगे। द कैट इज अंडर द टेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कैट है वो खुद ग्राउंड के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है, तो इसलिए हम कैट इज अंडर द टेबल बोलते हैं। द फिश आर बिलो द सरफेस। अब सिंपल सी बात है कि जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस अपना जो सरफेस है और जो सी सी होता है वो सरफेस से नीचे होता है, तो टच में तो नहीं है ग्राउंड के, तो इसलिए यहाँ पे फिश के लिए बिलो का यूज किया है। बस सरफेस के टच में नहीं होना चाहिए जिसका आपको कंपैरिजन करना है इन टर्म्स ऑफ हाइट, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिलो भी हो गया, अंडर भी हो गया, अब है अबव एंड अक्रॉस। ये भी बहुत सिंपल है। अबव मतलब क्या होता है? हायर देन, ऊपर, है ना? जैसे बोलते हैं ना द अबव सेंटेंस, द अबव सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट, इस तरीके से। तो ऊपर के लिए क्या बोलेंगे? अबव का यूज करेंगे टू मीन हायर देन समथिंग एल्स, ठीक है, बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट, मतलब टच में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? टच में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बोलता हूँ जो ऊपर की रूफ है, फ्लोर है, वो मेरे सर से ऊपर है तो अबव का यूज करूंगा। लेकिन अगर ये टच में है तो अबव का यूज नहीं करूंगा। जैसे पेन है, मेरे सर के ऊपर लिखा हुआ रखा हुआ है तो अबव का यूज नहीं करूंगा, ऑन का यूज करूंगा। मतलब अगर कोई चीज आपसे ऊपर है, ठीक है, तो आप यूज करोगे अबव का, बट टच में नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होनी चाहिए, है ना? और अक्रॉस का यूज कब करते हो? जब इधर से उधर जाते हो, ठीक है। अक्रॉस तो सिंपल है, लास्ट टाइम भी बताया था, जब इधर से उधर क्रॉस करने की बात आती है तो किसका यूज करोगे? अक्रॉस का यूज करोगे, है ना? देयर इज अ पाथ अबव द लेक। देयर इज अ पाथ अबव द लेक। अब इसका मतलब क्या हो गया? जो लेक है, लेक आपको पता ना क्या होता है ना? ये सांबर लेक हो गया और चिल्का लेक हो गया। चिल्का लेक का है उड़ीसा में, है ना? बहुत ब्रैकिश जो है वाटर होता है उसका। तो लेक से ऊपर क्या है? ब्रिज है ना? ब्रिज की बात है ना? नहीं, पाथ है, हाँ, पाथ मान लो, ब्रिज मान लो। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है वो पाथ, लेक से टच में नहीं है, तो किसका यूज करा? अबव का, ठीक है। इस तरीके से यूज करोगे। ऊपर है ना, जो पाथ है, जो ब्रिज है, वो ऊपर है लेक से। उसके बाद है यू हैव टू वॉक अक्रॉस द ब्रिज टू रीच द बेकरी शॉप। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू वॉक अक्रॉस द ब्रिज, तुम्हें ब्रिज को पार करना पड़ेगा टू रीच द बेकरी शॉप, ठीक है। मतलब ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज को पार करना है आपको, ठीक है, ये ब्रिज बनाया मैंने, पता नहीं, तो वहां से यहाँ पे आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप वर्ब लगा दो, वर्ब के साथ क्या लगा दो? प्रेपोजिशन अक्रॉस लगा दो, ठीक है। चलने के लिए वॉक और भागने के लिए रन लगा दो, है ना? तो इधर से उधर साइड जाने के लिए अक्रॉस का यूज होगा। दोनों में ज्यादा कोई खास कॉमननेस है नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब है विद एंड बाय, ठीक है। प्रपोजिशन विद और प्रपोजिशन बाय, ठीक है, दोनों यूज होते हैं एक सेंटेंस के अंदर जब आप कोई एक्शन करते हो। तो जो एक्शन में एक्टर होता है उसके लिए आएगा बाय, और अगर उस एक्शन को करने के लिए कोई एक्टर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है तो उसके लिए आएगा विद। जैसे यही मैंने बताया, बाय इज यूज फॉर एन एजेंट और अ डूअर ऑफ एन एक्शन। एक्शन का जो कर्ता धर्ता होता है उसके लिए किसका यूज, उससे पहले किसका यूज करोगे? बाय का, ठीक है। और अगर उसने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करा है डूइंग दैट एक्शन तो किसका यूज करोगे? विद का। द टाइगर वॉज किल्ड बाय थॉमस। इसका मतलब क्या हो गया? जो टाइगर है वो मार दिया गया, किसके द्वारा? थॉमस के द्वारा। यानी कि थॉमस क्या है? एक तरह का एक्टर है। तो टाइगर को किसने मारा? थॉमस ने मारा, इसलिए थॉमस से पहले बाय का यूज किया। और अगर थॉमस ने अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है, जैसे द टाइगर वॉज किल्ड विद अ गन, ठीक है, तो अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है तो उस इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो डिवाइस हो, गैजेट हो, उससे पहले विद का यूज करेंगे। यानी कि अगर कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन में जिसने वो एक्शन किया है उससे पहले बाय, और उस एक्टर ने, एक्शन करने वाले में कोई गन, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, गैजेट, डिवाइस, व्हीकल कुछ यूज किया है, व्हीकल तो यूज नहीं हो सकता, है ना, कुछ यूज किया डिवाइस वगैरह, तो किसका यूज करोगे? प्रपोजिशन विद का, टू डू दैट एक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल है ना। अबव एंड बिलो विद ओवर एंड अंडर, मतलब एक ये कैटेगरी हो गई अपनी अबव एंड बिलो की, एंड ये कैटेगरी हो गई ओवर एंड अंडर की। दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। अबव एंड बिलो डिनोट पोजीशन। अबव और बिलो दोनों पोजीशन बताता है। अबव ऊपर की और बिलो नीचे की, दोनों टच में नहीं होने चाहिए। उसके बाद वाइल, ओवर और अंडर क्या इंडिकेट करता है? सेंस ऑफ कवरिंग और मूवमेंट। मतलब
कवरिंग, कवरिंग समझ में आ गया ना? जैसे ये जो टी-शर्ट है, ये एक और टी-शर्ट है, उसके ऊपर है, ठीक है? तो ये कवर्ड है, मतलब जो अंदर की टी-शर्ट है वो कवर्ड है बाय दिस टी-शर्ट, है ना? इसी तरीके से, तो ओवर और अंडर क्या बताता है? सेंस ऑफ कवरिंग और मूवमेंट, मूवमेंट भी शो करेगा, कैसे देख लेते हैं। द ट्रेन इज एट रेस्ट बिलो द ब्रिज, ठीक है? जो ट्रेन है वो रेस्ट पे है बिलो द ब्रिज, यानी कि ब्रिज के नीचे। तो यहाँ पे पोजीशन है केवल, मूवमेंट नहीं है ट्रेन का, ठीक है? इस सेंटेंस से हमें ये नहीं पता लगता कि ट्रेन चल रही है, नहीं। हमें ये पता लगता है कि अगर बिलो लगा हुआ है ट्रेन के पहले या ट्रेन के बाद में, तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो ट्रेन है वो रेस्ट पे है। उसके बाद है वी लीव, सॉरी लीव नहीं है, लिव है। वी लिव अंडर द रूफ, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? हम छत के नीचे रहते हैं, है ना? वी लिव अंडर द रूफ, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, वी आर कवर्ड बाय द रूफ। तो इस तरीके से आप अंडर भी यूज कर सकते हो टू शो द पोजीशन, और यहाँ पे अंडर आएगा, ठीक है? वी लिव अंडर द रूफ आएगा, बिलो द रूफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया अंडर हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे जो ग्राउंड से टच होता है ना? हम जहाँ रहते हैं, रूफ के नीचे रहते हैं माना, लेकिन हम जो है ग्राउंड पे रहते हैं, ठीक है? तो अगर हम ग्राउंड से टच हैं, तो हम अपनी पोजीशन के लिए अंडर का यूज़ करेंगे, नीचे दिखाने के लिए, यहाँ पे बिलो का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद है द हेलीकॉप्टर इज़ होवरिंग ओवर द बिल्डिंग। मैंने आपको बताया कि जो ओवर होता है, वो मूवमेंट भी शो करता है। जब आपके ऊपर कोई चीज़ मूव करती है, मूव, लाइक पंखा, लाइक हेलीकॉप्टर, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द केसेज़ में उसके लिए जो वर्ब आती है, वो होवर आती है, और जो प्रीपोज़िशन आती है, वो क्या होता है? ओवर आता है। ओवर ओवर, ठीक है? तो ओवर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है जो ऊपर मूवमेंट करता है एक ही जगह पे, इधर से उधर जाने के लिए नहीं, इधर से उधर जाने के लिए तो कुछ और है, ऑन टू हो गया, ठीक है? लेकिन एक ही जगह पे मूवमेंट के लिए किसका यूज होगा? ओवर का। आई होप समझ में आ रहा है, आ रही होगा, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ेंगे अब। बिसाइड एंड बिसाइड्स, दोनों में ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन नहीं होती है। बस ये बात ध्यान रखना है कि जो बिसाइड होता है उसका मतलब होता है साथ में, बाय द साइड ऑफ समथिंग, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके साथ साथ या इसके अलावा, है ना? तो बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, ठीक है? लाइक एडजेसेंट टू भी बोल सकते हो, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है? इसके साथ साथ। लाइक फादर इज सिटिंग बिसाइड माई सोफा, पापा बैठे हुए हैं मेरे सोफे के साथ में, है ना? सिंपल है। बिसाइड्स के लिए वो क्या हो जाएगा? बिसाइड्स हैविंग एग्स ही आल्सो टेक्स मिल्क इन द मॉर्निंग, ठीक है? कि भाई एग्स के साथ साथ, अंडों के साथ साथ वो सुबह दूध भी पीता है मॉर्निंग में, है ना? तो इस तरीके से आप बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस याद रखोगे, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़े। अब है आपका, एक सेकंड, गिव मी अ मोमेंट प्लीज, ये कुछ ब्लरी लग रहा है, नहीं सही है, ओके। अब है फ्रॉम एंड बिटवीन, ठीक है? फ्रॉम एंड बिटवीन में क्या डिफरेंस है? मैंने आपको बताया था कि भाई फ्रॉम की एक हिंदी होती है जो स्पेसिफिकली से ही रहती है हर एक सेंटेंस में, है ना? और बिटवीन का मतलब तो आपको पता ही है, बीच में, है ना? तो कुछ कुछ की प्रेपोजिशन, कुछ कुछ की नहीं, मतलब फ्रॉम की हिंदी मैंने देखी है कि हर एक सेंटेंस में, हर एक यूज में, हर एक एप्लीकेशन में फ्रॉम की हिंदी से ही रहती है, और बिटवीन की तो पता ही है, बीच में। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में कोई कॉमननेस तो है नहीं। डिफरेंस क्या है? फ्रॉम इज नॉर्मली यूज्ड विद टू और टिल। हाँ, मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम का पेयरिंग बनती है किसके साथ? टू के साथ, है ना? और कभी-कभार अनटिल के साथ भी बन जाती है, ठीक है? या टिल के साथ भी बन जाती है। लेकिन ये वाली जो पेयरिंग है, ये बहुत रेयर है, इसको आप नहीं याद करोगे। और बिटवीन के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा? एंड देखने को मिलेगा। यानी कि फ्रॉम की पेयरिंग आप टू के साथ देखोगे, बिटवीन की पेयरिंग आप एंड के साथ देखोगे। ठीक है? जैसे ही स्टडीज फ्रॉम 4 एएम टू 11 एएम, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे टिल को आप काट ही दो। टिल नहीं आता, एक्चुअली अनटिल आता है, ठीक है? ध्यान रखना। पर वो भी है ना, अब आता है जब फ्यूचर की बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने वैसे बहुत, मैंने देखा ही नहीं है कोई यूज जब फ्रॉम के साथ अनटिल का यूज हो रहा हो। फ्रॉम के साथ हमेशा टू का यूज होगा, और इस बात को ध्यान रखना है कि भाई फ्रॉम के साथ जो पेयरिंग बनती है वो टू के साथ बनती है। फॉरगेट अबाउट व्हाट, टिल और अनटिल, ठीक है? तो यहाँ पे फ्रॉम की पेयरिंग किसके साथ बनी है? टू के साथ, ये रहा, है ना? तो भाई वह पढ़ता है सुबह 4 से लेके 11 बजे तक। उसके बाद है दी ओकेजन वाज हेल्ड बिटवीन 1 पीएम एंड 5 पीएम, कि भाई जो ओकेजन हुआ था, जो ओकेजन हुआ था, वो 1 से 5 के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे बिटवीन की पेयरिंग किसके साथ हो रही है? एंड के साथ, ठीक है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? आगे बढ़े। विद इन एंड इन, विद इन एंड इन का मतलब क्या हो गया? विद इन मतलब क्या होता है? कि अंदर अंदर, और इन का मतलब होता है कि अंदर, या मे भी होता है, ठीक है? बाकी देख लेते हैं। दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है व्हाइल अप्लाइंग बोथ ऑफ देम, ठीक है? इसलिए इन दोनों को सेपरेटली समझना बहुत जरूरी है व्हाइल कंपेयरिंग।
विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ टाइम, ठीक है। अगर विद इन उस टाइम के लिए यूज होगा उससे पहले पहले कंप्लीट करना है। और इनका मतलब होता है एंड ऑफ द टाइम, मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं 1 महीने के अंदर-अंदर आपको पढ़ा दूँगा, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 महीने से पहले कितना भी लगे, चाहे 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 दिन लगे या क्या लगे, अ, 30 दिन ही क्यों ना लगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि भाई 1 महीने में पढ़ा दूँगा, यानी कि पूरे 30 दिन बाद या 31 दिन बाद, ठीक है? तो के अंदर-अंदर के लिए, ठीक है? इन विदिन का यूज़ होगा और पूरे पर्टिकुलर डेज़ के लिए इनका यूज़ होगा, ठीक है? जैसे आई विल रिटर्न इन 10 सेकंड्स, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया, आई विल रिटर्न इन 10 सेकंड्स कि मैं 10 सेकंड के बाद आ जाऊँगा। सिंपल सी बात है, अगर इन लग रहा है टाइम से पहले यानी कि पूरे 10 सेकंड कंप्लीट करके आऊँगा मैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली आफ्टर 10 सेकंड्स। तो इन अगर टाइम के लिए लग रहा है तो वो कंप्लीट टाइम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है? और अगर मैं बोलता हूँ आई विल रिटर्न विदिन 10 सेकंड्स तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 10 सेकंड के अंदर-अंदर आ जाऊँगा, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे और 1 सेकंड में आऊँ, 2 सेकंड में आऊँ, 3 सेकंड में आऊँ, चाहे 9 सेकंड में आऊँ, चाहे 10 सेकंड में आऊँ, ठीक है? उसके अंदर-अंदर आऊँगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन इनका मतलब क्या हो गया था? पूरे 10 सेकंड कंप्लीट करने के बाद आऊँगा। ठीक है? आई होप समझ में आ रहा होगा। ब्लरी तो नहीं है? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, अबे राउंड एंड अराउंड, ये ब्लरी तो नहीं हो रहा है, लेट मी सी फर्स्ट। नहीं, ब्लरी नहीं हो रहा है, चलिए। राउंड एंड अराउंड में क्या डिफरेंस है? कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देख लेते हैं। राउंड इज यूज्ड टू मीन ऑन एवरी साइड ऑफ अ फोकल पॉइंट और इज यूज्ड टू एनसर्कल समवन और समथिंग। सिंपल सी बात है, राउंड आपको पता है क्या होता है, ये होता है, ये राउंड है, यानी कि इस पॉइंट के बीच में अगर मैं बोलता हूँ राउंड दिस पॉइंट, तो पूरा एनसर्कल बना लो, सर्कल बना लो, ठीक है, तो ये राउंड हो जाएगा। अराउंड इज यूज टू मीन अप्रॉक्स। अराउंड का मतलब अप्रॉक्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो दोनों को है ना सिमिलर सोचने की जरूरत मत करना, ठीक है। इसलिए जो है कंफ्यूजिंग प्रिपरेशन का चैप्टर लेक्चर लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। राउंड और अराउंड में ये डिफरेंस है कि राउंड का मतलब होता है पूरा सर्कल्ड, ठीक है, और अराउंड का मतलब होता है अप्रॉक्स, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इन और टू मैनी प्लेसेस थ्रू आउट अ कम्युनिटी और लोकेलिटी। जब ये टाइम के लिए यूज होगा तो वहां पे उसका मतलब होगा अप्रोक्स, और जब ये प्लेस का मतलब ये लिए यूज होगा तो उसका मतलब होगा थ्रू आउट। मतलब जैसा अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं इस जगह हूँ और मैं बोलता हूँ अराउंड दिस प्लेस, तो इसके आसपास जितनी भी जगह है ना उसके अराउंड, ठीक है। जैसे ही वॉज सीटेड एट अ राउंड टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे राउंड टेबल की बात हो रही है, ठीक है, वो राउंड टेबल पे बैठा था, इसका मतलब क्या हो गया, वो टेबल खुद ही राउंड थी, ठीक है, इस तरीके से। द प्लैनेट, सॉरी प्लैनेट्स है, द प्लैनेट्स मूव राउंड द सन। जो सन है, ठीक है, जो सन है उसके बिल्कुल राउंड, बिल्कुल सर्कल में प्लैनेट घूमता है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है ना, इसलिए अराउंड का यूज होता है ना। आपने जब भी देखा होगा ये बोला जाता है दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पूरा सर्कल नहीं होता है प्लैनेट्स का या अर्थ का, है ना। पूरे सर्कल पर्टिकुलर जो पूरा सर्कल होता है, कंप्लीट सर्कल, वो तो होता नहीं है, थोड़ा एलिप्टिकल पाथ होता है, जहां तक मुझे याद है, कैपलर्स लॉ, है ना। तो इसलिए जो है इस तरह के सेंटेंसेस में तुमने देखा होगा अराउंड लगता है, मतलब अप्रॉक्स, ठीक है। तो राउंड का मतलब तो हो जाएगा पूरा गोल चक्कर काटता है जितने भी प्लैनेट है सन के, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। द सिनेमा वॉज बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड, तो सिंपल सी बात है, ये है कोर्टयार्ड, ठीक है, इसके अराउंड मतलब आसपास जितनी भी जगह है, ठीक है, एवरी साइड ऑफ दैट प्लेस सिनेमा बनाया जा रहा है या बनाया गया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब यहाँ पे ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसी तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो प्लेनेट होता है, ये अर्थ होती है, वो सन के बिल्कुल चक्कर नहीं काटता गोल, ठीक है, थोड़ा एलिप्टिकल पार्ट हो जाता है, गोल नहीं रहता, तो इसलिए अराउंड बोला जाता है, जिसका मतलब होता है अप्रॉक्स, है ना, इस तरीके से। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े। ऑन एंड ऑफ, सॉरी ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑफ एंड ऑफ, है ना। ऑफ एंड ऑफ बोलने में सिमिलर लग रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आपको पता है कि ऑफ एंड ऑफ में कंफ्यूजन हो सकती है, वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज ये हमने सेशन रखा है। ऑफ एंड ऑफ, इस वाले ऑफ और इस वाले ऑफ में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। ये तो यूज होता है किसके लिए, पोजेशन के लिए। जब भी ये ऑफ आप यूज करोगे तो का, के या की, इस तरह की हिंदी आपको आखिर में बनेगी, है ना, पोजेशन के लिए। व्हेन यू पोजेस समथिंग, जब आपके पास कुछ होता है, कैसे इंडिकेट करते हैं, यूजिंग अ प्रिपरेशन ऑफ। ये वाला ऑफ कब यूज होता है, सेपरेशन के लिए। मैंने जब ऑफ करवाया था
तो आपको बताया था कि ये वाले ऑफ के है ना बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए थे। तो मैंने आपको सभी जितने भी यूजेस हैं ऑफ के एग्जांपल्स के थ्रू करवाए थे। तो बेसिकली ये जो वाला ऑफ होता है ये क्या इंडिकेट करता है? फार फ्रॉम या सेपरेशन, मतलब दूर हो जाना, उतर जाना, अलग होना हो जाना, इस तरीके से ये वाला ऑफ शो करता है, इंडिकेट करता है सब कुछ। ठीक है? तो इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शी कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, यानी कि वो आती है कौन-सी फैमिली से? रॉयल फैमिली से। ठीक है? यानी कि वो बिलॉन्ग कौन सी फैमिली से बिलॉन्ग करती है? रॉयल फैमिली से बिलॉन्ग करती है। ठीक है? तो यहाँ पे ऑफ यही वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ही फेल ऑफ द रूफ। ठीक है? रूफ पे खड़ा था, गिर गया, अलग हो गया रूफ से। ठीक है? तो इस तरीके से सेपरेट हो जाना, दूर हो जाना, उसके लिए किसका यूज़ करोगे? इस वाले ऑफ का, कि भई वो छत से गिर गया। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, याद रखना। आगे बढ़ें? अक्रॉस एंड थ्रू। क्रॉस एंड थ्रू में देख ले क्या डिफरेंस है। अक्रॉस हमने देख ही लिया। अक्रॉस का मतलब होता है जब इस साइड से उधर जाना हो, है ना? जब इस साइड से उस साइड जाना हो। और थ्रू का भी मैंने जब आपको लेक्चर करवाया था, आई टोल्ड यू कि थ्रू का ये यूज होता है जब टू पेनिट्रेट, है ना? जब सीधा रास्ता ना हो, ठीक है, और आपको पेनिट्रेट करना हो, लाइक फॉरेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था थ्रू हमेशा यूज होता है ना? जंगल के लिए, फॉरेस्ट के लिए। बाकी और देख लेते हैं, कुछ है तो एक्स्ट्रा। क्रॉस इज यूज फॉर द ऑपोजिट साइड और फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ठीक है, वही बता दिया मैंने आपको। इस साइड से इस तरफ जाना है तो आप क्रॉस का यूज करोगे, क्रॉस करके, है ना? वाइल थ्रू इज यूज फॉर बाय मीन्स ऑफ। थ्रू किस किस के लिए यूज होता है? बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ का मतलब बाय द वे ऑफ, है ना? तरीके से, जो भी तरीका हो। फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ठीक है, इस तरफ से उधर उस तरफ जाने के लिए भी यूज होता है थ्रू का। विद लिमिट्स, लिमिट्स होती है थ्रू में। अक्रॉस जब आप यूज करोगे इस साइड से उस साइड जाने के लिए तो कोई लिमिट नहीं है। लिमिट मतलब स्पेस खत्म होने की लिमिट। ठीक है? लेकिन थ्रू, थ्रू जब आप यूज करोगे तो थ्रू उस स्पेस के लिए यूज होता है जो एनक्लोज्ड है, हर एक साइड से जो बंद है। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था टनल का। टनल के आर पार अगर जाना है तो अक्रॉस का यूज नहीं कर सकते। टनल एनक्लोज्ड स्पेस है, बंद है हर दिशाओं से, तो वहां पे से आर पार जाने के लिए थ्रू का यूज करोगे, है ना? तो वॉक अक्रॉस अ रोड। ठीक है? रोड क्या है? एनक्लोज्ड नहीं है, खुला है, तो वॉक के रोड के लिए अक्रॉस का यूज करा। ठीक है? पास थ्रू द टनल। अब यहाँ पे टनल है। टनल क्या होता है? एनक्लोज होता है, तो उसके लिए थ्रू का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपको डिफरेंसेस पता रहने चाहिए सभी प्रेपोजिशंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब हम बात करेंगे देन एंड बट की। देन एंड बट। अभी देखने में तो लग रहा है कि प्रपोजिशन है या नहीं है, बट मैंने आपको बताया था कि वो जो बट होता है वो एक तरीके से कंजंक्शन तो होता है, लेकिन एक तरीके से ये उसका भी काम करता है, प्रपोजिशन का, है ना? गिव मी अ मोमेंट प्लीज। तो मैंने आपको बताया था जो बट होता है वो एक तरीके से प्रपोजिशन का भी काम करता है। जहां पे बट की हिंदी क्या होती है? एक्सेप्ट। और आप सोच रहे होगे ये जो देन है ये भी कंजंक्शन होता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है। लेकिन देन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो वो प्रपोजिशन का काम करता है। ठीक है? तो देन इज यूज इन कंपैरिजन। ये तो सिंपल सी बात है। देन जो है कंपैरिजन में यूज होगा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद। बट जो यूज होता है उसका मतलब एक्सेप्ट होता है जब ये प्रेपोजिशन का काम करता है। वैसे तो बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। और ये दो वर्ड, दो फ्रेज, दो सेंटेंस को जोड़ता है जब ये एक्ट करता है कंजंक्शन की तरह। जब लेकिन बट किसकी तरह काम करता है? प्रेपोजिशन की तरह काम करता है, तब बट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट, है ना? जैसे आई डिड नॉट सी एनी अदर पर्सन देन रॉनी। ठीक है? अब यहाँ पे इस वाले सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि भाई मैंने रॉनी के अलावा किसी और पर्सन को नहीं देखा। ठीक है? तो यहाँ पे देन नहीं आएगा। एक सेकंड, हाँ देन ही आएगा। देन ही आएगा। ठीक है? देन ही आएगा। अदर के बाद देन आता है। ठीक है? अदर के बाद देन आता है। मैंने आपको बताया था जब भी मैं करवा रहा हूँ आपको कंपैरेटिव डिग्री, नहीं कंजंक्शन में बताया था कि अदर एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद क्या आता है? देन आता है। ठीक है? तो ऊपर वाला भी सेंटेंस सही है। ठीक है? ऊपर वाले में तो कंपैरिजन हो रहा है कि भाई मैंने रॉनी के अलावा किसी और को नहीं देखा, है ना? और ये वाला सेंटेंस क्या कहता है? आई डिड नॉट सी एनी अदर पर्सन बट रॉनी। यहाँ पे भी इसका मतलब यही है कि भाई रॉनी के अलावा मैंने किसी और को नहीं देखा। ऊपर वाले में पेयरिंग हो रही है अदर की देन के साथ, नीचे हो रही है अदर की बट के साथ। लेकिन हमेशा ध्यान रखना बट की जो पेयरिंग होती है वो ज्यादातर देन के साथ होती है। अदर की पेयरिंग, ठीक है, अदर की पेयरिंग जो होती है ज्यादातर देन के साथ होती है, बट के साथ नहीं होती है। बस ये समझाने के लिए रखा है कि यहाँ पे बट का मतलब जो है एक्सेप्ट। ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब है आपका ये वाला डेस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ। डेस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ में कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है? दोनों की हिंदी होती है के बावजूद। और ये कंट्रास्टिंग आइडियाज के लिए यूज होता है, मतलब जो अलग अलग आइडियाज होता है।
ठीक है? बस इसमें ध्यान रखना है कि डिस्पाइट के बाद कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ नहीं आती है, इंस्पाइट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आती है, बस यही है। बोथ द preps आर यूज्ड टू मीन द सेम, दोनों का सेम मतलब होता है, दोनों का सेम मतलब होता है, बट the only confusion between the two of them is that preposition of is often placed after despite which is wrong। ठीक है, तो कभी कभार आपको पता है एग्जाम में कैसे दिख जाएगा, एरर की फॉर्म में आपको दिख जाएगा कि despite के बाद preposition of का यूज किया होगा, जो कि गलत है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि केवल इंस्पाइट के बाद ये जो दो वर्ड है, इसके बाद ही ऑफ का यूज होगा, डेस्पाइट के बाद कभी दोनों ऑफ का यूज नहीं होगा, बेशक दोनों का मतलब सेम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो डेस्पाइट ये भी सही है। ठीक है, अकेला आता है विदाउट प्रपोजिशन ऑफ, या इन स्पाइट ऑफ ये भी सही है। बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, इसका मतलब क्या हो गया, कंट्रास्टिंग आइडियाज शो करते हैं, मतलब अलग अलग आइडियाज, कि भाई पहले तो बात कर दी कि भाई वो क्या है, बहुत अमीर है, दूसरी बात कर दी फिर भी वो खुश नहीं है। एक पॉजिटिव बात हो गई, एक नेगेटिव बात हो गई कि भाई अमीर होने के बावजूद वह खुश नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप यूज करोगे क्या, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवर एंड अंडर, ओवर एंड अंडर दोबारा आ गया, हमने अंडर और बिलो के बीच में डिफरेंस देखा, और हमने अक्रॉस एंड अबव एंड बिलो इन सब का देख रखा है डिफरेंस। अब देख लेते हैं कि भाई ओवर और अंडर में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या कंफ्यूजन हो सकती है हमको while अप्लाइंग देम, while यूजिंग देम। ओवर इज यूज्ड टू मीन मोर देन, ठीक है, ये आपको पता है। ओवर जो है मोर देन को इंडिकेट करता है, ठीक है, यानी कि अगर आपको कहीं मोर देन यूज करना है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द होल फ्रेज मोर देन, उसकी जगह आप ओवर भी यूज कर सकते हो, और अंडर यूज होता है लेस देन के लिए। ठीक है, अंडर यूज होता है किसके लिए, लेस देन के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने लिख रखा है, यू लुक ओवर या मोर देन 40, दोनों सही है। ठीक है, कि भाई इसका मतलब क्या हो गया, तुम 40 से ज्यादा के लगते हो, 40 से ज्यादा के लगते हो। और नेक्स्ट क्या है, शी लुक्स लेस देन या अंडर, दोनों सही है। ठीक है, दोनों इंटरचेंजेबल है। 21 कि भाई वह जो है 21 से कम की लगती है, वह 21 से कम की लगती है। इस तरीके से यूज करना है आपको ओवर एंड अंडर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब है आपका एक्सेप्ट एंड एक्सेप्टिंग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। ठीक है, एक्सेप्ट इज यूज टू मीन विदाउट, ठीक है, यानी कि के अलावा के लिए आप यूज करोगे एक्सेप्ट। एक्सेप्टिंग इज यूज टू मीन एक्सेप्ट फॉर या अपार्ट फ्रॉम, मतलब उसको छोड़ के, उससे दूर। अपार्ट फ्रॉम मतलब उसको छोड़ के। ठीक है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही मतलब होता है। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों को यूज कैसे करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक्सेप्टिंग, जब मैंने आपको ये, वैसे तो एक पार्टिसिपियल प्रपोजिशन है। पार्टिसिपल प्रपोजिशन का मतलब क्या हो गया, पार्टिसिपल प्रपोजिशन का मतलब हो गया कि भाई जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आईएनजी फॉर्म में होते हैं, है ना, और वो वर्ब का काम ना करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम ना करके प्रपोजिशन का काम करते हैं, जैसे बेयरिंग हो गया, कंसिडरिंग हो गया, टचिंग हो गया, रेस्पेक्टिंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया। तो मैंने उस सेशन में आपको बताया था पार्टिसिपल प्रपोजिशन के सेशन में कि जो एक्सेप्टिंग होता है उसके पहले कुछ वर्ड्स आते हैं, लाइक नॉट हो गया, विदाउट हो गया, ऑलवेज हो गया, व्हाइल यूजिंग देम। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। क्या डिफरेंस है, हाउ टू अप्लाई देम। ठीक है, एक्सेप्ट विदाउट एनी अदर वर्ड यूज हो जाता है, लाइक ऑल द बॉयज एक्सेप्ट जॉन वेंट देयर। इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे पता है बट भी यूज कर सकते थे आप, क्योंकि मैंने आपको अभी दूसरी पिछली स्लाइड में कराया था बट, है ना, ये रहा बट, मैंने आपको बट करवाया था, है ना, मैंने आपको बताया था बट का यूज एक्सेप्ट भी होता है, तो वहां पे भी आप बट की जगह एक्सेप्ट यूज कर सकते हो, है ना, या एक्सेप्ट की जगह बट यूज कर सकते हो। मतलब क्या हो गया कि सभी बॉयज, सभी लड़के जॉन को छोड़ के वहां गए, सभी लड़के जॉन को छोड़ के वहां गए, और यहाँ पे ऑल द बॉयज नॉट एक्सेप्टिंग जॉन वेंट देयर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो, बस एक्सेप्टिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि नॉट होना चाहिए साथ में, या विदाउट होना चाहिए साथ में, या ऑलवेज होना चाहिए। ठीक है, और बाकी कोई ग्रामेटिकल एरर इसके साथ बनेगा नहीं। वही एक्सेप्ट फॉर, अपार्ट फ्रॉम, वही मतलब है कि भाई सभी लड़के जॉन को छोड़ के वहां गए, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। अब है आपका नेक्स्ट, अबव एंड ओवर। अबव एंड ओवर का मतलब क्या हो गया, अबव मतलब होता है के ऊपर, और ओवर का मतलब भी के ऊपर हो सकता है, बाकी देख लेते हैं कैसे यूज होना चाहिए। अबव इज यूज टू मीन हायर फ्रॉम एनी लेवल। ठीक है, कोई भी लेवल हो, कोई भी जगह हो, कोई भी सरफेस हो, उससे ऊपर। या मोर देन भी इसका मतलब होता है, मोर देन इन एनी नंबर, किसी भी नंबर से ज्यादा, या कोई अमाउंट भी, यानी कि अनकाउंटेबल थिंग। टू इंडिकेट लेवल ऑफ समथिंग, किसी का लेवल इंडिकेट करने के लिए। हम क्वेश्चन एग्जांपल्स देखेंगे, डू नॉट वरी एट ऑल। टू शो प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के लिए भी मैंने एग्जांपल वैसे करवाए थे, प्रेफरेंस के लिए भी कैसे यूज होता है अब। ठीक है, व्हेन वी टुक दिस सेशन, डबल सॉरी कंपाउंड प्रोपोर्शन के सेशन में हमने करा था। ओवर यूज होता है वर्टिकल हाइट शो करने के लिए,
मतलब इस तरीके से, है ना? वर्टिकल हाइट शो करने के लिए। और टू मीन अबव बट नॉट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है? ओवर का मतलब भी ऊपर ही होता है, लेकिन कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए। जैसे ऊपर पंखा चलता है, ठीक है? तो इस केस में जो है पंखा हमारे टच में नहीं है, कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो इसके लिए ओवर का यूज़ करेंगे, है ना? टू इंडिकेट कवरिंग ऑन समथिंग, कवरिंग के लिए भी जैसे अंडर मैंने बोला था, अंडर भी यूज़ होता है, अंडर उस कवरिंग के लिए यूज़ होता है जो कवर्ड है, और ओवर उसके लिए यूज़ होता है जो जिसके थ्रू कवर करना है ना? एंड टू इंडिकेट ऑल प्लेसेस, ठीक है? इसका मतलब मोर देन भी होता है ओवर का। और टू इंडिकेट ऑल प्लेसेस को भी इंडिकेट करता है, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, बोलते हैं ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऑल ओवर का क्या होता है, फ्रेज बनता है ओवर का ऑल के साथ। अब इन दोनों की कुछ डिफरेंशिएटिंग एग्जांपल्स से देखेंगे, सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या डिफरेंस है सभी में। द प्लेन फ्लाइज अबव द क्लाउड, इसका मतलब क्या हो गया? जो प्लेन उड़ता है वो क्लाउड क्लाउड से ऊपर उड़ता है। तो सिंपल सी बात है, क्लाउड के टच में तो नहीं है, तो अबव भी एक ऐसी पोजीशन को इंडिकेट करता है जो ग्राउंड से टच में नहीं है। तो जो क्लाउड है वो ग्राउंड से टच में नहीं है, और जो प्लेन है वो भी क्लाउड से टच में नहीं है ना? तो इसलिए अबव का यूज करा। द ब्रिज इज ओवर द लेक, तो लेक से भी टच में नहीं है क्या ब्रिज? तो ब्रिज जो है और लेक जो है कांटेक्ट में नहीं है, तो ओवर का यूज करेंगे। देयर वर अबव 10,000, अब यहाँ पे अबव यूज हो रहा है नंबर्स के लिए, तो नंबर्स के लिए आप वैसे ओवर भी यूज कर सकते हो नंबर्स के लिए, क्योंकि ओवर का मतलब भी क्या होता है? मोर देन होता है। तो थोड़ा कॉमननेस भी होती है सभी एक दो कुछ प्रेपोजिशंस में, ठीक है? तो देयर वर अबव 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि भाई वहां पे, ठीक है, 10 बच्चों से ज्यादा थे क्लास में। ही पुट अ ब्लैंकेट ओवर हिज ब्रदर, इसका मतलब क्या हो गया? उसने अपने भाई के ऊपर ब्लैंकेट चढ़ाया, ठीक है, या रखा। तो सिंपल सी बात है, ब्रदर के ऊपर, ठीक है, यानी कि अब आप किसी को कवर करना की बात आ जाती है तो ओवर का यूज करेंगे, ठीक है? लाइक मेरे को अपने हैंड को कवर करना है ग्लव्स से, तो ओवर का यूज करूंगा, ठीक है? तो कवरिंग के लिए, सेंस बनाने के लिए ओवर का यूज करोगे। के टू इज, वैसे के टू ऐसे लिखा जाना चाहिए, है ना? पता नहीं, इतना मेरे को आइडिया नहीं है। बाकी के टू क्या होता है आपको पता ही है। के टू जो है इंडिया की सबसे ऊंची क्या है? पीक है, माउंटेन पीक, है ना? और वर्ल्ड की क्या है? नेपाल है, जो सॉरी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल के अंदर है ना? तो K2 इज 8611 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, सी लेवल से ऊपर, यानी कि कोई लेवल हो उससे ऊपर लेवल की बात करनी है तो अबव का यूज करोगे इस तरीके से। ही इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर एक तरह का फ्रेज बनता है किसके साथ? ओवर के साथ। शी फेवर्स मी अबव अदर्स, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो गया? कंपैरिजन तो हो रहा है, ठीक है, और हायर देन हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर की बात नहीं हो रही, वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है, कि भाई वो फेवर करती है मेरे को दूसरों से ज्यादा, इस तरीके से। यू लुक ओवर 25, तो यहाँ पे ओवर का मतलब क्या आ गया? मोर देन, ठीक है, कि भाई तुम 25 से ज्यादा के लगते हो। तो इस तरीके से तुम्हें सेंटेंसेस देख लेने हैं और समझ लेना है कि भाई वहां पे कौन सा प्रेपोजिशन का यूज होना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़े। अब है बिफोर और विद इन के बीच में डिफरेंस, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बिफोर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले पहले, और विद इन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर, बस। फिर भी इसलिए बता रहा हूँ, इजी लग रहा है, आई नो कि इजी लग रहा है पढ़ने में, सुनने में, देखने में, बट जब ये अप्लाई करने में होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, तो दैट इज वाई एक बार लेक्चर लेना जरूरी है, ठीक है? तो बिफोर इज यूज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? और एक बात और जो डिफरेंस है मैंने बताया नहीं अभी, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका यूज होता है बिफोर। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एएम हो गया, पीएम हो गया, डिविजन्स ऑफ टाइम हो गए, मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, डॉन, डस्क, इस तरीके से, ठीक है? तो बिफोर बिफोर यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, विद इन यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जब आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, या 10 महीने, या 4 साल, इस तरीके से, ठीक है? जैसे फॉर और सिंस बताया था मैंने आपको, फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, वैसे ही है। ही रीच्ड बिफोर 10 o'clock, तो सिंपल सी बात है, जो 10 o'clock है वो डेफिनेट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए किसका यूज करा? बिफोर, ठीक है? डू इट विद इन एन आवर, अब यहाँ पे आवर 1 घंटा क्या इंडिकेट कर रहा है? पीरियड ऑफ टाइम, तो विद इन यूज करा उसके लिए। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग इट, आगे बढ़े। अब है आपका इन एंड अमंग, इन एंड अमंग में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। होता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? इन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंट कलेक्टिव नाउन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिफरेंस जो आपने पहले नहीं देखा होगा और इग्नोर भी कर दोगे, समझ भी नहीं आएगा खुद पढ़ोगे तो, ठीक है? इन और अमंग में एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो बहुत कम को पता रहता है और कंफ्यूजन के कारण गलती हो जाती है, देख लेते हैं। इन यूज होता है सिंगुलर, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है? ये कीवर्ड मार्किंग ध्यान रखना। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन होना चाहिए लेकिन सिंगुलर होना चाहिए, इनका यूज करेंगे। अमंग यूज होगा प्लूरल नाउन या प्लूरल कलेक्टिव नाउन, ठीक है?
यहाँ पे इन और अमंग टाइम के लिए यूज नहीं हो रहा है। आपको पता है इन जो है टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है, लेकिन हम अब इनको टाइम पे नहीं ले जा रहे हैं। हम इन इनका वो यूज ले रहे हैं जैसे अमंग का यूज होता है ना। अमंग का यूज कब होता है? जब आप नंबर्स की बात करोगे, है ना। ऐसे ही अब इनका यूज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ अमंग। अगर सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, तो किसका यूज होगा? इनका। लेकिन अगर प्लूरल नाउन होगा या प्लूरल कलेक्टिव नाउन होगा तो किसका यूज होगा? अमंग का। जैसे दे फाउंड हिम इन द क्राउड, तो सिंपल सी बात है, क्राउड एक तरह का क्या है? कलेक्टिव नाउन है। मैं क्राउड्स भी लिख सकता था, लेकिन इन जो है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के लिए यूज होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल्स है बहुत सारे कलेक्टिव नाउन के। हर्ड हो गया, कैटल हो गया, नहीं कैटल तो नहीं होता कलेक्टिव नाउन। हर्ड हो गया, फ्लॉक हो गया, है ना, फ्लीट हो गया। तो अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है और वहां पे बीच में या प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, भीड़ के अंदर, भीड़ में, तो किसका यूज करेंगे? इनका। कि भाई उसे वह मिला भीड़ के अंदर या भीड़ में, ठीक है। ही वॉज लॉस्ट अमंग ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ग्रुप्स भी एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आ रहा है। तो अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल फॉर्म में आएगा तो इन प्रपोजिशन नहीं यूज होगी, अब यूज होगी अमंग। सेंस वही बन रहा है, क्या? कि भाई वह खो गया था, ठीक है, वह खो गया था बच्चों के ग्रुप में, बच्चों के ग्रुप के बीच में या ग्रुप में, ठीक है। सेंस वही बन रहा है लेकिन यूज का डिफरेंस है। वाई वर यू स्टैंडिंग अमंग द ट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रीज है, ट्रीज है, प्लूरल नाउन है, ट्रीज प्लूरल नाउन है, कॉमन नाउन है ना। तो यहाँ पे किसका यूज हुआ? अमंग का। अगर यहाँ पे इन लगा देते तो गलत हो जाता। तो इस तरीके से आप यूज रखो। अगर आप ऐसे करते ना, वाई वर यू स्टैंडिंग इन द ट्रीज, गलत हो जाता। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस है कुछ प्रपोजिशन के बीच में, जानने जरूरी है। आई होप गेटिंग इट। आगे बढ़ जाते हैं। अब है आपका अराउंड एंड थ्रू आउट। अराउंड एंड थ्रू आउट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देख लेते हैं। अराउंड यूज होता है इन प्लेस ऑफ अबाउट। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। और थ्रू आउट तो आपको पता ही है। थ्रू आउट मतलब बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन अब इस केस में हम कंपैरिजन विद अराउंड, हम थ्रू आउट के कौन से यूज की बात कर रहे हैं? जब इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, लगातार, ठीक है। ही केम इन टू द इंस्टीट्यूट अराउंड 9 PM, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? ही केम इन टू द इंस्टीट्यूट अराउंड 9 PM। वह इंस्टीट्यूट आया अबाउट 9 PM, ठीक है। तो यहाँ पे जो अराउंड है वो अबाउट की जगह यूज हो रहा है। और आप इसको कुछ भी समझ सकते हो, या तो 9 बजे के आसपास या ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अराउंड का मतलब अप्रोक्स भी होता है ना। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो कि भाई वह इंस्टीट्यूट आया 9 के आसपास, 9 बजे के आसपास। उसके बाद है शी वर्कड थ्रू आउट द नाइट। मैंने आपको बताया था कि भाई थ्रू आउट का एक मतलब और होता है कॉन्टिन्यूसली, कि भाई उसने काम किया लगातार, रात भर, रात भर लगातार। इस तरीके से थ्रू आउट यूज कर सकते हो, है ना। और भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बना रखे हैं इन सब प्रेपोजिशंस के। अगर आपको पहले नहीं देखे हैं कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन का, सीधा लेक्चर उठा लिया, देख लिया है, क्लिक कर दिया गलती से, तो अगर आपको सेपरेट यूज देखने हैं सभी प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस वगैरह के, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो बियॉन्ड व्हाट इन द प्रीवियस वीडियोस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीनीथ, अंडरनीथ, विद, अंडर एंड बिलो। अब यहाँ पे दो कैटेगरीज हो गई, किस किस की? एक तो बीनीथ और अंडरनीथ की, बीनीथ और अंडरनीथ की, और दूसरी अंडर और बिलो की, ठीक है। तो इन दोनों कैटेगरीज के हम क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब एग्जांपल्स देखते हैं। अंडरनीथ इज यूज्ड टू मीन सिचुएटेड डायरेक्टली बिलो समथिंग एल्स, ठीक है। अंडरनीथ कब यूज होगा? जब ये है, ठीक है, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो ये बिल्कुल डायरेक्टली इसके टच में नीचे है, ठीक है, ये नीचे है। तो जब डायरेक्टली नीचे होती है कोई चीज टच में ऊपर वाले से, तो अंडरनीथ का यूज करते हैं। ये छोटी छोटी बातें मैं ऐसे प्रैक्टिकल करके इसलिए बता रहा हूँ, बिकॉज ये याद रखना जरूरी है। ये पता अभी तो तुम वैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कभी कभार सपोज करो कि भी याद रखना पड़ गया और स्पीकिंग में बोलना पड़ गया, तो उस टाइम पे दिमाग में एग्जैक्टली आना चाहिए कि यहाँ पे बिलो आएगा या अंडरनीथ आएगा, क्योंकि याद भी तो रखने हैं, है ना। इंग्लिश भी बोलनी है, कभी जुबान पे भी लाने हैं सब कंसेप्ट, है ना। तो अंडरनीथ समझ में आ गया, जब नीचे हो और टच में हो डायरेक्टली। beneath यूज होता है टू मीन इन और टू अ लोअर पोजीशन, ये अंडर, ठीक है, लोअर पोजीशन में होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है टच में हो ऊपर वाले से। अंडर इज यूज टू मीन इन या टू और थ्रू अ मीन इन और टू अ लोअर पोजीशन, ठीक है। ये शायद यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है, मतलब वो ये लोअर पोजीशन के लिए यूज होगा अंडर। और बिलो यूज होता है इन या टू अ लोअर पोजीशन, ऑफन यूज इन द सेम बिल्डिंग, हिल और पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। बिलो यूज होता है लोअर पोजीशन के लिए, लेकिन ज्यादातर, अब देखो, अंडर भी लोअर पोजीशन के लिए है यूज, और बिलो भी लोअर पोजीशन के लिए। दोनों में एक डिफरेंस बता दिया है कि अगर ग्राउंड से टच होगा तो अंडर, ग्राउंड से टच नहीं होगा तो बिलो। एक कंसेप्ट और है कि भाई अगर सेम बिल्डिंग की बात कर रहे हो,
मतलब ये बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं, तो यहाँ पे ऊपर नीचे की बात कर रहे हो, यानी कि अगर कोई चीज नीचे है तो बिलो का यूज करेंगे, हिल के लिए बिलो का यूज करते हैं, या पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए बिलो का यूज करते हैं। तो ये अलग से मैंने ब्रैकेट करके बता दिया है। एग्जाम्पल, द लेटर वॉज पुश्ड अंडरनीथ द डोर। इसका मतलब क्या हो गया, जो लेटर है वो डोर के नीचे से खिसका दिया गया या पुश कर दिया गया, ठीक है, इस तरीके से। एवरीथिंग लुक्स ब्राइट बीनीथ द मून। मून के नीचे सब कुछ क्या लगता है, बढ़िया लगता है ना, मतलब ब्राइट लगता है, ठीक है, चमकता हुआ लगता है, शाइनी लगता है। यू आर, मून के नीचे समझ में आया, मून के नीचे मतलब मून के नीचे नहीं, मतलब अगर मैं मून के नीचे खड़ा हूंगा तो आई विल बी लुकिंग ब्राइट, वो वाली बात। यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इफ यू आर अंडर 18। तो यहाँ पे अंडर का मतलब क्या होगा, लेस देन, ये तो पहले भी देख रखा है। उसके बाद है हु लिव्स इन द फ्लैट बिलो फ्लैट नंबर 19। तो सिंपल सी बात है, बिल्डिंग में फ्लोर्स के लिए, फ्लैट के लिए आपके लिए एक पोजीशन बनी हुई है, जब आपको लोअर पोजीशन की बात करनी हो तो कौन सी प्रपोजिशन है, बिलो, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे यूज करना है सब कुछ। आगे बढ़ेंगे अब। इन एंड आफ्टर में भी डिफरेंस है, देख लेते हैं क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है, डिफरेंस तो बहुत सिंपल है, लेकिन जानना जरूरी है बिकॉज कंफ्यूजन हो जाती है। जब इन और आफ्टर आप यूज कर रहे हो तो किस सेंस में कर रहे हो, सिंपल सी बात है, टाइम के पर्पस में करोगे। इनके यूजेस प्लेसेस के लिए भी होते हैं और अंदर बाहर आने जाने के लिए भी होते हैं, है ना, वो तो इनटू होता है, मतलब प्लेस के लिए भी इन यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हम इन टाइम के लिए देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आफ्टर जो है टाइम के लिए यूज होता है। तो कॉमननेस में जो डिफरेंस है उसकी बात कर रहे हैं हम, स्पेशली पोजीशंस, दो प्रेपोजिशंस के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ टाइम की बात करेंगे तो इन यूज होता है फ्यूचर टाइम के लिए, जब फ्यूचर की बात कर रहे हो, और आफ्टर यूज होता है पास्ट टाइम के लिए। जैसे जॉन विल विजिट हियर इन अ फ्यू मिनट्स, इसका मतलब क्या हो गया, जॉन आ जाएगा यहाँ पे कुछ ही मिनट्स में। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इनका यूज किया है, क्योंकि फ्यूचर की बात हुई है, तो फ्यूचर की बात करोगे तो इनका यूज करोगे। एडवर्ड लेफ्ट आफ्टर एन आवर, तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे आफ्टर का यूज किया है तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। तो यानी कि आपको इन और आफ्टर में ये कंफ्यूजन को क्लियर करना है कि अगर जब दोनों टाइम के लिए यूज होते हैं तो इन यूज होता है फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए, और आफ्टर यूज होता है पास्ट टाइम को इंडिकेट करने के लिए। और ये मैंने ये सब लिखा हुआ है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सिंस, फ्रॉम और फॉर, ये तो पहले भी मैं करा चुका हूँ, बाकी टेंसेस में करवाया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। सिंस एंड फ्रॉम आर यूज बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो दोनों में एक कॉमननेस है, किसमें, सिंस में और फ्रॉम में, कि ये दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आते हैं। फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, फॉर यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, ये एक डिफरेंस पता लग गया और कॉमननेस पता लग गई। मोर ओवर सिंस एंड फॉर आर यूज इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। मैंने आपको टेंसेस करवाए थे तब बताया था कि भाई सिंस और फोर, एक तो परफेक्ट टेंसेस यानी कि हैज, हैव और हैड भी होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस यानी कि हैज, हैव, हैड, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसमें यूज होगा। और जो फ्रॉम है, कैन बी यूज्ड विद एनी टेंसेस, फ्रॉम जो है किसी भी टेंसेस में यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक तो ये देखना है ये कौन सा टाइम है, ये कौन सा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग, जो टाइम का डिवीजन होता है पूरे डे में, है ना। तो अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो आपको पता है कि फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दो आपके पास प्रपोजिशंस है, एक सिंस है और एक फ्रॉम है। बट अब टेंस भी देखना है, तो टेंस से एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि सिंस यूज करोगे या फॉर यूज करोगे। तो ये कौन सा टेंस है, उसका कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इससे पता लग गया कि भाई फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं आता, केवल सिंस आता है, तो दैट इज व्हाई यू विल इंक्लूड व्हाट, सिंस ओवर हियर इन दिस सेंटेंस, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। शी वेंट फ्रॉम दिल्ली टू इंदौर, अब सिंपल सी बात है, ये है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि हो गया आपका सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट हो गया। और मैंने आपको ये नहीं बताया कि जी सिंस और फॉर सिंपल पास्ट में यूज होते हैं, है ना। सिंपल पास्ट टेंस जो होता है उसके लिए केवल आप क्या लगाओगे, फ्रॉम का यूज करोगे, क्योंकि सिंपल पास्ट के लिए सिंस और फॉर यूज नहीं होता है। तो शी वेंट फ्रॉम दिल्ली टू इंदौर, मतलब वो दिल्ली से इंदौर गई। नेक्स्ट है आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मैंने इसको बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। तो सिंपल सी बात अगेन कि भाई ये है आपका पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको टेंस देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि फ्रॉम नहीं यूज होगा, फॉर यूज होगा, है ना। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए केवल एक ही प्रपोजिशन है जो कि है फॉर, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्या लगेगा। तो ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। इन, ऑन एंड टू, इसका मतलब क्या हो गया, इन, ऑन और टू में क्या कॉमननेस है जिसमें से हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है।
तो हम सिंपल सी बात है, अगर हम बात कर रहे हैं इन, ऑन और टू की, तो हम कॉमननेस देखेंगे। जो सबसे है कॉमन फैक्टर वो है प्लेस। आपको पता है कि जो इन है वो टाइम के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ऑन है और टू भी है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइम की। तो टाइम, हाँ है ना, टाइम। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे प्लेस की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो टू है वो भी तो टाइम के लिए यूज होता है ना, अभी तो देखा था। तो अब देख लेते हैं तीनों में डिफरेंस क्या है। इट इज यूज टू मीन इनसाइड द बाउंड्री। तो बताइए अब आपको, बाउंड्री के अंदर अंदर एनक्लोज्ड स्पेस में किसका यूज होगा? प्रपोजिशन इन का। उसके बाद है ऑन इज यूज टू मीन ऑन द सरफेस ऑफ द बाउंड्री। तो कोई भी सरफेस है उसके ऊपर रेस्ट पोजीशन के लिए ऑन का यूज करोगे, है ना। और टू इज यूज टू मीन आउटसाइड द बाउंड्री। टू कब यूज होगा? बाउंड्री से बाहर, बाउंड्री से बाहर के लिए। जैसे हिमाचल प्रदेश इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो सिंपल सी बात है, पोजीशन क्या है? हिमाचल प्रदेश की नॉर्थ ऑफ इंडिया में है, तो सिंपल रेस्ट पोजीशन है, तो इनका यूज करेंगे। हिमालय, हिमालय तो नहीं होगा यहाँ पे, हिमालयाज होना चाहिए। लेकिन हिमालयाज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अपना प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे हिमालय ही रहने दो। द हिमालय इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो ये भी सही है। जो हिमालय है वो, उसकी जो पोजीशन है वो सरफेस के ऊपर है, ठीक है। वो कहाँ पे, कौन से सरफेस पे? नॉर्थ में जो भी सरफेस होगा उसके ऊपर है, तो ये भी सही है। विथ इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये भी सही है। यहाँ पे पता है क्या डायरेक्शन दिखा रहा है? क्या? आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो सिंपल सी बात है कि भाई टू यूज होगा कि भाई उस बाउंड्री के बाहर बाहर। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो टू यूज हो रहा है वो क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि जो तिब्बत है वो इंडिया की बाउंड्री से बाहर है ना। वैसे तो तिब्बत चाइना हो गया, बट तिब्बत हम तिब्बती बोलेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस देखने को मिल जाएंगे वेयर यू कैन इंक्लूड अ लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ prepositions। और डिफरेंसेस पता रहना चाहिए सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आई थिंक अब लास्ट स्लाइड है, देख लेते हैं। आई नो कि भाई लंबा लेक्चर है, बट वी हैव टू डू इट एंड एनी हाउ। ऑन, इन, एट और बाय, ठीक है। तो अभी बस ये पोजीशन बच रही है, वो सॉरी ये प्रपोजिशन बच रही है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। ऑन, इन, एट एंड बाय क्या कॉमननेस है जिसके बीच में से डिफरेंसेस देखने हैं। एट यूज होता है डेफिनेट टाइम के लिए, ठीक है। इन यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और विद द नेम्स ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स, ठीक है। ये तो मैं सेपरेटली बता चुका हूँ, फिर भी ध्यान रखोगे। एट यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ए एम पी एम, है ना। इन यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम मतलब 5 दिन 10 दिन, ठीक है। या नेम्स ऑफ मंथ से भी पहले हो जाएगा या ईयर से पहले हो जाएगा। नेम्स ऑफ मंथ्स का मतलब क्या हो गया कि भाई जनवरी फरवरी, है ना, फरवरी और मार्च, अप्रैल मई, है ना। और ऑन यूज होगा बिफोर द नेम्स ऑफ डेज, ये तो पता ही है, संडे मंडे। और डेट्स से पहले भी ऑन का यूज होता है। उसके बाद बाय यूज होता है किसके लिए? बाय भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, डेफिनेट टाइम के लिए, ठीक है। और बाय का मतलब, जब बाय टाइम के लिए यूज होता है तो बाय का मतलब होता है टिल, हिंदी, हिंदी। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बाय यूज होता है ना। तो ये डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं। डू नॉट गेट कंफ्यूज व्हाइल अप्लाइंग दीज प्रपोजिशंस। चलिए अब देख लेते हैं सेंटेंस को। ही गोज टू बेड एट 10 o'clock। सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पे जो टाइम है ये किस सेंस में है, किस फॉर्म में है? पॉइंट ऑफ टाइम की फॉर्म में है, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनेट टाइम की फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पे एट का यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको घंटे के हिसाब से टाइम मिलेगा, ए एम पी एम वाला, तो एट का यूज करना। वी मेट ऑन संडे, तो हम संडे को मिले, तो यहाँ पे जो संडे है डेज का टाइम है ना। जो डेज होता है उससे पहले आता है आपका preposition ऑन। शी लाइक्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि भाई उसे जो है चलना पसंद है मॉर्निंग में। तो अब यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? मॉर्निंग आ रहा है, ठीक है। और मॉर्निंग ये तो ऐसे फ्रेज से ही याद रखना कि इन द मॉर्निंग होता है, इन द नाइट होता है, एट नाइट होता है। कुछ फ्रेजेस मैं पहले ही करा चुका हूँ कि कुछ फ्रेजेस होते हैं फिक्स्ड preposition के साथ साथ, तो उसको आपको करने ही करने हैं, ठीक है। इन द मॉर्निंग का मतलब क्या हो गया? सुबह सुबह। और मॉर्निंग से पहले इन ही आता है। डेज आर हॉट इन समर, ठीक है। तो समर क्या है? आपका टाइम है ना। समर क्या है? आपका टाइम है। कौन सा टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सीजन्स होते हैं उनके लिए यूज हो जाता है आपका preposition इन। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया इनके, अगर सारे यूजेस देखने हैं तो प्रीवियस सारे लेक्चर्स एक बार देख लो जाकर, ठीक है। आपको सारा आइडिया हो जाएगा कौन सी preposition के कितने यूजेस आपको पढ़ने हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार देख लो जाके, है ना। अगर सभी आपको यूजेस पढ़ने हैं तो इस वाले लेक्चर में, आज के लेक्चर में केवल वो ही यूज कर रहे हैं जिसमें कॉमननेस है और उसके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। किसी दो और दो से ज्यादा preposition के बीच में। एंड विद दिस कंप्लीट हो गया आई थिंक। यस, थैंक यू फॉर द सेशन। तो आज का सेशन लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि बहुत ही बड़ा सेशन था आज, है ना। तो जिसने भी आज का सेशन लिया है, ठीक है, या पूरा अटेम्प्ट किया है विदाउट एनी एक्सक्यूज, तो भाई वो बहुत डेडिकेटेड है, आई नो।
और वैसे ही प्रिपरेशन करना बहुत थोड़ा बोगस लगता है बच्चों को, बोरिंग सा लगता है, ठीक है? तो अगर आपने कन्फ्यूजिंग प्रिपरेशन का लेक्चर कर लिया तो जितनी भी कन्फ्यूजन है आपकी प्रिपरेशन में सारी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब क्लियर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगा उनका, है ना? अब और कोई ज़्यादा बात करनी नहीं है। अब अपना आज का प्रिपरेशन का कांसेप्ट कंप्लीट हो गया है, कन्फ्यूजिंग प्रिपरेशन। अब कुछ लास्ट यूजेस बचते हैं प्रिपरेशन के, कुछ लास्ट कांसेप्ट्स इन प्रिपरेशन वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद अपना प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बार देख लेते हैं। अभी तो क्वेश्चन टैग भी रह रहा है, वो भी आता है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, धीरे धीरे हम करेंगे, एसएससी एग्जाम से पहले एवरीथिंग वुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, एंड टिल देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट सेशन से पहले पहले आपको अपनी लाइफ एंजॉय करना है और पढ़ना है ना? चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।